नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी टीवी पर। जब मैंने न्यूज़ चैनल ओपन किया तो एक न्यूज़ देखी कि दिल्ली में एक नाबालिग बच्चा और एक नाबालिग बच्चे की चाकू मार कर हत्या कर रहा है। लगभग 60 बार उस पर वार किए जाते हैं। और किस चीज़ के लिए? 350 रुपये के लिए। अभी तक जो न्यूज़ में साफ हुआ है वो सिर्फ इस बात पर कि 350 रुपये उसने लेने थे और उस 350 के लूट के लिए वो 60 बार वार करता है और उस लड़के की हत्या कर देता है। कहाँ जा रही है हमारी संस्कृति, कहाँ जा रही है हमारी सभ्यता और कहाँ जा रही है हमारी परवरिश कि महज 3.5 साल के लिए एक नाबालिग के अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आई कि वो एक बच्चे की हत्या कर दे। और ये संस्कार कहाँ से आते हैं? दिल दहला देने वाली न्यूज़। अभी पूरी तो खबर जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। जैसे ही कोई भी अपडेट होता है और जैसे भी खबर पूरी तरीके से आती है आप लोगों तक जरूर पहुंचाया जाएगा। पर सोचने वाली बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी परवरिश कहाँ जा रही है, हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है। दोस्तों, एक सवाल और मेरे सामने आया, किसी ने मुझसे पूछा और ये सवाल जो है वो कोर्ट के थ्रू आया। एक डाइवोर्स केस आया और डाइवोर्स केस में एक लड़की ने अपने पति पर इल्ज़ाम लगाया कि उसका पति जो है वो उसको मारता है और इस वजह से वो डाइवोर्स लेना चाहती है। डाइवोर्स केस में जब दूसरे पक्ष ने दलील दी तो उसके पक्ष से जब गवाही हुई और दलील दी गई तो वो दलीलें इस तरह की थी और खुद वकील ने जो दलीलें दी, क्योंकि जो हस्बैंड है वो डाइवोर्स नहीं देना चाह रहा था, तो जो दलील थी वो दलील ऐसी थी कि जब उसके हस्बैंड को गुस्सा आता है वो तब अपनी पत्नी को मारता है, अदरवाइज तो उसके पति का जो नेचर है वो बहुत नाइस है। सुनकर हंसी भी आई, ताज्जुब भी हुआ कि एक वकील सिर्फ अपनी केस की पैरवी के लिए, सिर्फ फीस लेने के लिए वो ये दलील दे रहा है कि हस्बैंड को तब जब गुस्सा आता है तभी वो मारता है, अदरवाइज तो उसका नेचर बहुत नाइस है। कहाँ कहाँ से ये सवाल आते हैं? आप सोचिए कि अगर वही चीज़ एक पत्नी करे कि वैसे तो वो बहुत नॉर्मल है, वैसे तो वो बहुत सही है, घर में खाना भी देती है पति को, सब चीज़ें टाइम पे करती है, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो वो अपने पति की पिटाई कर देती है। कितना अजीब लगेगा। और हम फिर उस लड़की को कोसने लग जाएंगे, हम उस लड़की को बददुआएं देने लग जाएंगे। लेकिन वहीं अगर वो एक लड़का करता है तो वो सही है। क्यों? क्योंकि उसको गुस्सा आ जाता है। पुरुष प्रधान देश है दोस्तों। सोचने वाली बात है कि उस लड़के को जब गुस्सा आता है तो वो सिर्फ अपनी पत्नी पर ही हाथ क्यों उठाता है? वो गली चलते हुए किसी और पर हाथ क्यों नहीं उठाता? जब गली में किसी से लड़ाई होती है तो उन पर हाथ क्यों नहीं उठाता? जब सर्कल में किसी से लड़ाई होती है तब उन पर हाथ क्यों नहीं उठाता? अपने घर में आके अपने पेरेंट्स पर, अपने भाई बहनों पर हाथ क्यों नहीं उठाता? लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो वो अपनी पत्नी की पिटाई लगा देता है। क्यों? क्योंकि उसका गुस्सा खराब है, बाकी वो पर्सन बहुत नाइस है। खैर, केस जो है वो कोर्ट में चल रहा था। लगा कि कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो सोचने पे मजबूर करते हैं। आज के दोनों मैटर जो हैं वो सोचने पर मजबूर करते हैं। सोचिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि सेंसिटिव मैटर भी है। पुरुष प्रधान देश है दोस्तों, और पुरुष प्रधान देश में जो जिल्लत है, जिल्लत सहने का जो कहते हैं ना, ड्यूटी कह लीजिए, कर्तव्य कह लीजिए, वो औरतों की है। बाकी जो राइट हैं, राइट वो पुरुष के हैं। मारने का राइट पुरुष का है, अपने हुक्म चलाने का राइट पुरुष का है, लेकिन जुल्म सहने का जो ड्यूटी है वो एक औरत की है। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इन सेंसिटिव टॉपिक को आपके सामने रखने का मेरा सिर्फ एक मकसद है। सुनिए, सोचिए, क्योंकि हकीकत में बताऊं, मेरा मकसद बताना ही नहीं, बचाना भी है। और क्राइम सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी को मार दिया। क्राइम तब भी होता है जब किसी को आप अब्यूज़ करते हैं, मतलब गाली देते हैं। क्राइम तब भी होता है जब आप किसी की पिटाई लगाते हैं। क्राइम तब भी होता है जब आप किसी के लिए खुराफात फैलाते हैं। क्राइम तब भी होता है जब आप किसी का मर्डर करते हैं। क्राइम तब भी होता है जब आप चोरी करते हैं। तो क्राइम सिर्फ एक तरह का नहीं होता है। और दोस्तों, फर्क सिर्फ, हकीकत ये है कि मेरे, आपके और क्राइम के बीच में फासला सिर्फ उतना है कि हम सतर्क कितने हैं, हम सावधान कितने हैं। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ये तो थी अपनी बातें। अब वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूंगी कि आप अगर अपने चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा आप कमेंट नहीं करते हैं तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए, मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगी। तो चलिए दोस्तों, समय ना लेते हुए चलते हैं अपनी वारदात पर। आज की मेरी जो वारदात है ये 29-30 नवंबर 2022 की। आज की मेरी मैं पिछले लगातार 3-4 दिनों से सिर्फ यूपी की ही वारदातें सुना रही हूँ। मेरे पास आ भी यूपी की ही रही है, सच बताऊँ तो। और एक सर्वे में ये चीज़ पता चली थी कि हमारे पूरे इंडिया में 2 स्टेट ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा क्राइम होता है, एक यूपी एक बिहार। और आजकल तो दिल्ली जो है ना, मुझे लगता है कि शायद थोड़े समय के बाद दिल्ली जो है वो यूपी और बिहार को भी पीछे छोड़ देगा, जिस तरीके से दिल्ली में क्राइम हो रहे हैं। तो आज की मेरी जो वारदात है वो यूपी की है। यूपी में एक शहर है बिजनौर शहर, बिजनौर शहर की ये वारदात है। 29-30 नवंबर को बिजनौर में देर रात पुलिस के पास एक कॉल जाता है अज्ञात, और वो बताते हैं कि बिजनौर की एक गली है, उस गली में एक कार जो है वो धू धू करके जल रही है और उसमें एक शख्स है जो जल रहा है। अब पुलिस जब ये बात सुनती है तो फटाफट फायर ब्रिगेड को फ़ोन करती है और फायर ब्रिगेड और पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और उस आग पर काबू पाया जाता है। और जैसे ही काबू पाया जाता है तो अंदर से एक शख्स जो है बुरी तरह से झुलस गया था, उसको फटाफट स्ट्रेचर में ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब पहली जो नज़र थी, पहली नज़र में यही था कि वो गाड़ी है, गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी के अंदर जो है वो शख्स अंदर फंसा रह गया और वो कार में जल गया। पुलिस को भी लगा नॉर्मल केस है, हो सकता है इंसान अपनी गाड़ी से कहीं से आ रहा हो और गाड़ी में आग लग गई, इंजन गर्म हो गया, कुछ भी हो सकता है, और गाड़ी में आग लग गई, बंदा झुलस गया। उस शख्स को एडमिट किया गया। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि वो शख्स जो है वो जिंदा था, और जिंदा होने के साथ साथ वो बयान देने की हालत में था। अब इसके बाद जब गाड़ी की भी तहकीकात की गई तो गाड़ी में से एक पर्स मिलता है, एक आधार कार्ड वगैरह जो आईडी कार्ड्स होते हैं वो भी मिलते हैं। अब पुलिस जो है वो शख्स से पूछताछ करती है तो वो शख्स कहता है कि ना तो ये मेरी गाड़ी है और ना ही मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। जब ये बात पता लगती है पुलिस को तो पुलिस जो है वो थोड़ा सा शॉक होती है, और उसके साथ वो ये भी बताता है कि मैं गाड़ी चला भी नहीं रहा था, लेकिन वो इंसान बैठा ड्राइविंग सीट पे था। तो पुलिस को ये बात भी चौंकाने वाली थी। इसके बाद जो शख्स है जो जला हुआ वो अनकॉन्शियस हो जाता है, वो आगे कुछ बताने की कंडीशन में नहीं होता। तो पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन आगे शुरू करती है, क्योंकि एक बात तो क्लियर हो गई थी कि ना तो उस शख्स की वो गाड़ी है जिस हिसाब से उस शख्स ने बताया, दूसरी चीज़ कि ना ही वो उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले तो गाड़ी का जो नंबर था, गाड़ी के नंबर से पता किया जाता है। मैं एक चीज़ और आपको यहाँ बताना भूल गई कि जब उस शख्स ने ये सारी चीज़ें बताई थी तो उस शख्स ने अपना नाम भी बताया था और उसका नाम था मदन सिंह। अब जब गाड़ी नंबर से पता चलता है तो गाड़ी के ऑनर का पता चलता है, और गाड़ी का ऑनर जो होता है वो सुशील कुमार होता है। सुशील कुमार बिजनौर का रहने वाला। जब ये बात पता लगती है तो पुलिस देर ना करते हुए सुशील कुमार को पुलिस हिरासत में लेती है। जब पुलिस हिरासत में लेती है और बहुत सख्ती से पूछताछ की जाती है तो फिर सुशील कुमार जो है पूरी घटना को सिलसिलेवार बताता है, और वो बताता है कि जो ये वारदात हुई है उस वारदात को उसने ही प्लान किया था। अब ये वारदात हुई कहाँ से, कैसे शुरू हुई, अब इसके बारे में हम जानेंगे। बात कुछ समय पहले की है। सुशील कुमार जो है वो बहुत अच्छा व्यापारी था और बहुत बड़ा व्यापारी था, और उसने इसी चलते बैंक से 2.25 करोड़ का लोन भी लिया हुआ था। लेकिन उसके बाद कोविड के चलते, इन सब सारी चीज़ों के चलते उसका जो बिजनेस है वो घाटे में आ गया, और वो जो कर्जा है वो कर्जा देने की कंडीशन में भी नहीं था। और जब कर्जा देने की कंडीशन में नहीं था तो फिर उसके दिमाग में एक खुराफात गूंजती है, और यहीं पर उसकी मुलाकात हरिद्वार की रहने वाली एक रानी नाम की लड़की से होती है। दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही थी। उसका अफेयर जो है वो रानी से चल रहा था हरिद्वार की, और इसके साथ साथ वो लॉसेस में आ रहा था, और उसका बैंक लोन जो है वो भी उसके सर पे चढ़ा हुआ था। अब वो बैंक लोन जो है वो चुका नहीं पा रहा था, साथ ही वो जिंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ और ही प्लान करके बैठा हुआ था। फिर उसके दिमाग में कुछ खुराफात आती है। वो सोचता है कि अगर मैं ही ना रहूं तो फिर मेरा जो लोन का कर्जा है वो मेरे सर पे बोलेगा ही नहीं, वो खत्म ही हो जाएगा, तो फिर मेरे को लोन भी चुकाना नहीं पड़ेगा। अब वो ना रहे का मतलब सुसाइड करे, लेकिन उसका दिमाग जो है वो सुसाइड करने का भी नहीं था। तो इसके बाद
उसका एक दोस्त होता है जिसका शराब का ठेका होता है, बहादुर सैनी। वो बहादुर सैनी से मिलता है और बहादुर सैनी से मिलने के बाद वो कुछ डिस्कस करता है कि वो ऐसे ऐसे प्लान कर रहा है। तो बहादुर सैनी भी उसकी मदद करने की जिम्मेवारी ले लेता है। वो कहता है मैं तुम्हारी जितने भी मेरी मदद हो सकेगी मैं मदद जरूर करूँगा। बहादुर सैनी के ठेके पे एक लड़का आता है मदन सिंह, जो बिजनौर के पास ही एक गांव है बकैना, वहां का रहने वाला था। वो शराब पीने के लिए बहादुर सैनी के ठेके पर आता है। तो जो सुशील है, सुशील से बहादुर सैनी जो है वो उसकी मुलाकात करवाता है और मुलाकात करवाने के बाद दोस्ती करवाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो सुशील कुमार है उसको फ्री में शराब पिलाता है। इस तरीके से उनकी दोस्ती हो जाती है। और जो मदन सिंह है, मदन सिंह सुशील कुमार को अपना पक्का दोस्त समझने लग जाता है। उसको लगता है नहीं यार, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे को फ्री में शराब पिलाता है। क्योंकि मदन सिंह जो है वो शराब का आदी था। वो रोजाना रेगुलर शराब पीता होता था, तो उसको सिर्फ शराब की आदत पड़ी हुई थी। तो उसको शराब पीने को मिल जाती थी। यहाँ सुशील जो है वो दिमाग में कुछ और ही लेके चल रहा था। अब बात आती है 29-30 नवंबर की। 29-30 नवंबर को सुशील कुमार जो है बहादुर सैनी के ठेके पर मदन सिंह से मिलते हैं और मदन सिंह से मिलने के बाद फिर शराब पी जाती है। शराब मदन सिंह को इतनी पिलाई जाती है कि मदन सिंह जो है वो होश में न रहे। कारण ये दिया जाता है कि सुशील कुमार का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के लिए उसको बहुत ज़्यादा शराब पिलाई जाती है और इतनी शराब पिलाई जाती है कि मदन सिंह जो है वो लगभग बेहोशी की हालत में आ जाता है। उसको होश ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब इनको लगने लग जाता है कि अब मदन सिंह जो है वो अपने होश में नहीं है, बिल्कुल ही मदहोश हो चुका है, दोनों मदन सिंह को कंधों पर हाथ रख के इस तरीके से ले जाके गाड़ी में बिठाते हैं और सुशील कुमार उस गाड़ी को ड्राइव करता है। इसके बाद बिजनौर वो गाड़ी लेके आते हैं। बिजनौर की गली में ले जाके गाड़ी को वहीं पे खड़ा कर दिया जाता है। फिर मदन सिंह को उस सीट से, जो सब ड्राइवर सीट के साथ सीट होती है, उससे उतार के ड्राइवर सीट में बिठाया जाता है और उसके बाद पेट्रोल की एक कैन होती है जो ऑलरेडी गाड़ी में रखी होती है। पेट्रोल की वो कैन निकाली जाती है। सुशील कुमार वो कैन निकालता है और गाड़ी में छिड़कता है। अब तक मदन सिंह इतना मदहोश था कि उसे कुछ होश नहीं था और वो बैठा हुआ था ड्राइविंग सीट पे। इसके बाद उस गाड़ी में पेट्रोल छिड़का जाता है। पेट्रोल छिड़कने के बाद जो सुशील है, सुशील अपना आई कार्ड और पर्स सारा कुछ निकाल के ड्राइविंग सीट में रख देता है और इसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करता है ताकि वो स्टार्ट कंडीशन में ही दिखनी चाहिए और उसके बाद उस गाड़ी में आग लगा देता है और आग लगाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और वो सोच यही रहा था कि गाड़ी में आग लगेगी, जो ये शख्स है ये जलकर खाक हो जाएगा और उस कंडीशन में सिर्फ एक ही चीज़ सामने आएगी कि गाड़ी जो है वो चलते चलते इंजन गर्म हुआ, आग लग गई और ये शख्स जो है वो सुशील कुमार ये जलकर खाक हो गया। उसने प्लानिंग तो बहुत अच्छी करी थी और प्लानिंग यहाँ तक नहीं करी थी, इसके अलावा उसने बैंक से जो पैसे उठाए थे या कोई लोन वगैरह लिया था, लगभग 13.5 लाख रुपए उसने अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रखे थे। क्योंकि इसकी प्लानिंग ये थी कि यहाँ पर सुशील कुमार जो है वो मुर्दा करार दे दिया जाएगा कि सुशील कुमार जो है गाड़ी में जल के मर गया और वहाँ पर वो अपनी जो रानी है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है, वो उसके साथ अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताएगा। उसने 13.5 लाख रुपए अपने दूसरे अकाउंट में, जो नाम चेंज करके अकाउंट ओपन करवाया था, उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। इसके अलावा घर में जो वो जेवर उसने बनवाए थे, उन जेवर्स को भी धीरे धीरे वो अपना ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। और इसके अलावा भी उसने अपनी एक बीमा पॉलिसी करवा रखी थी, एक हैवी अमाउंट की। तो उसको ये था कि जब सुशील कुमार मर जाएगा तो उसके बाद ये बीमा पॉलिसी से बीमा का पैसा भी मिल जाएगा। तो उसने इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी थी और उसने अपना एक नया आधार कार्ड भी बनवाया था पप्पू खान के नाम पर, क्योंकि जो रानी है, रानी मुस्लिम समाज से आती थी। तो उसको ये था कि मैं भी मुस्लिम जो है वो आधार कार्ड बनवा लेता हूँ, मैं भी मुसलमान बन जाऊँगा और इसके बाद मेरी आइडेंटिटी जो है किसी को पता ही नहीं चलेगी और मेरी अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी गर्लफ्रेंड रानी के साथ बीतेगी। मैं उसके साथ निकाह कर लूँगा और उसके साथ जाके खुशी खुशी रहूँगा। लेकिन ऊपर वाला जो है ना, वो हिसाब किताब बहुत तगड़ा करता है। हम योजनाएं बनाते हैं, हम बहुत सटीक योजनाएं बनाते हैं और यहीं तक नहीं, सुशील कुमार ने कितने एपिसोड्स देखे होंगे इस प्लान को अंजाम देने के लिए। लेकिन जब ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती है, आप किसी को मार कर अपना घर नहीं बसा सकते।
आप किसी को तकलीफ देके आप खुश नहीं हो सकते। पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद सुशील कुमार, रानी, क्योंकि रानी भी उतनी ही इन्वॉल्व थी उसमें, और इसके अलावा बहादुर सैनी, तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। अंजाम क्या होता है? तीनों जेल में। तो इसका अंजाम कभी सुखद नहीं होता। तो ये तो थी दोस्तों पूरी वारदात। अब मैं वारदात खत्म करूं उससे पहले हमारा सवाल जवाब का सिलसिला। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि दमन एंड दीव ये यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दमन एंड दीव की कैपिटल क्या है? तो उसका दोस्तों आंसर है दमन। दमन जो है दमन दीव की कैपिटल है। अब बात आती है आज के सवाल की। मेरा आज का सवाल है, विश्व में भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो आपको उसका आंसर बताना है कि भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा टेम्पल विश्व लेवल में कहाँ पर है। तो ये तो था सवाल। आप सवाल का जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।